थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को, जिन्होंने इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। ये पहले की तरह 4% पर ही बना रहेगा, जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। Right, RBI Governor Shaktikanta Das, as Jaya just said, outlining the main measures introduced in this monetary policy announcement. He spoke of additional special liquidity facility among others, said abundant liquidity has also supported other segments like mutual funds. He added transmission of rate cut has been better this time around. बिल्कुल, और भी कई महत्वपूर्ण बातें आरबीआई गवर्नर ने कही, जिन पर और ज़्यादा हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत की। किसी भी देश का भविष्य होते हैं उस देश की भावी पीढ़ी यानी कि बच्चे, और इनकी शिक्षा ही इनके व्यक्तित्व, इनकी सोच और इनकी क्षमता को प्रभावित करती है और निर्धारित भी करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित ये नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है और इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवन, समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। किस तरह से ये नीति शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों को शामिल कर रही है और कैसे व्यावसायिक शिक्षा पर खास जोर है, इस पर चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमान से, जो कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। Right, and as Jaya was just telling you, the new educational policy NEP proposes sweeping changes in school and higher education. What are the implications for students and institutions of learning, especially when it comes to vocational training? As a comprehensive framework to guide the development of education in the country, a new NEP usually comes along every few decades. This year's policy comes after more than 3 decades. What set the tone for the vision of a new policy? What does it seek to remedy and what to sustain? In many ways, it is a significant shift from the 1986 education policy. We discuss all these issues with our guests on the show. Hello and welcome to another episode of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma, with me is Jaya. बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। हमारे साथ अनिल जी हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और हमारे साथ सुरभि देवरा, फाउंडर एंड CEO careerguide.com से भी जुड़ रही हैं। दो खास मेहमान, सबसे पहला सवाल यहाँ पर अनिल जी से यहाँ लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ स्टूडियो में। सबसे पहले बात अनिल जी आपसे पूछेंगे, जिस तरह से नई शिक्षा नीति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ने की जो कवायद की जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। किस तरह से आप देखते हैं कि नई नीति में जो व्यावसायिक और जो मुख्य धारा की शिक्षा है उसका जो एकीकरण है वो एक गेम चेंजर साबित होगा? मेरे ख्याल से जो आपने सही कहा कि नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद आई है। दिस इज गेम चेंजर, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसके पहले भी 1968 में और 1986 में पहले एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी, लेकिन इसमें जो परिवर्तन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है वो इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल, टीचर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हमारे पेरेंट्स और अलग अलग दोस्तों के प्रेशर के वजह से कई छात्र इंजीनियरिंग में आ जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं होता है। और उसी तरह में कई जगह में जो घर में फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए कोई ITI में चला जाता है और उसके बाद उसके मन में होता है कि उसको भी इंजीनियर बनना है। तो इसमें बहुत सारी जो दूरियां थी इसको दूर करते हुए जनरल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को एक साथ साथ चलाने की एक बड़ी कोशिश की जा रही है। आई थिंक राइट फ्रॉम आवर स्कूल एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है और हमारे जो 10+2 का सिस्टम था, 10+2 सिस्टम, उसके जगह में 5+3+3+4 और स्टार्टिंग पॉइंट जो है 6 साल के बदले में 3 साल से शुरू करना और कक्षा 5वीं 6वीं से ही पूरा का पूरा कम से कम 1-2 स्किल को उसको पाने के लिए शुरू करना, यानी वोकेशनलाइजेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ, जिससे डिग्निटी ऑफ लेबर ऑन वन साइड, एम्प्लॉयबिलिटी ऑन द अदर साइड, और हमारे देश में जो ताकत है और आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसको करने में ये जो नई शिक्षा नीति है पूरी तरह से कामयाब रहेगी, ऐसा लगता है।
Right, so coming to you, Surbhi, you've just listened to what Mr. Anil has said. What do you think about the points that he has put forward? He said that it's a very significant new education policy, a transformation of the education system, and very important that he's mentioned one point, the vocationalization from the school level itself, signifying dignity of labor towards an Atmanirbhar Bharat. Sure. One thing is that I'm excited about new education policy because all these things were being talked about. We have seen PMYK being in such prominence, given so much of prominence across. We have seen NSDCs, we have seen NSQFs, National Skills Qualification Frameworks being talked about. But when all of this comes in form of a policy, then definitely the intention of the government, intention of the policy makers, and also the execution pressure on all the institution head increases. So hence, this is exciting time definitely, and this time comes during COVID, where all the schools and colleges are rethinking their learning mechanisms. Now, interesting thing about, in fact, if you read National Education Policy, which is a 100+ page document, it repeats over and over about, can we remove the memorization and coaching center kind of a system, and can we introduce life skills, real skills in students right from school days? It has been talked about, and policy talks about how in higher education we do not just focus on one or two streams, but we look at what India needs in terms of employment, rightly mentioned by Anil sir on this thing. So you will see that there's a lot of emphasis being given to agriculture related programs, colleges, how agriculture incubators can be set up. It's been given a lot of emphasis about the kind of job which we need, like town planners. We need lots in paramedics. There's been emphasis given to Ayush related programs. Can we have people picking up vocations like Ayurveda, like naturopathy, like Unani? They have talked about different sort of vocations and clearly mentions that can we integrate this in higher education, not just the degree alone, but people don't come out with rote learning, not with the memorization. And this is what it emphasizes over and over again. In fact, the introductory page of National Education Policy talks about that the world is changing with AI, machine learning, all the robotics and computers and technology, and the jobs of future will be taken by machines, and we human need to be ready. So in fact, it's fantastic with demographic dividend in place in India. We need to put technology and all these vocations in place. जी जी, इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, जयंत कृष्णा जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीईओ एनएसडीसी स्किल इंडिया मिशन। जयंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आप थोड़े कम समय के लिए हैं हमारे साथ, लेकिन आपसे एक सवाल यहाँ पर लेंगे कि जिस तरह की जिस नीति की हम बात कर रहे हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी बच्चा स्कूल से निकलेगा होगा तब उस हर एक बच्चे के पास एक वोकेशनल स्किल होगी, जिस तरह से छठी कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा देने की तैयारी की जा रही है। किस तरह से देखते हैं कि ये बहुत ही बालपन से, छोटे से ही बच्चों को एक व्यावसायिक शिक्षा की ओर उसका रुझान बढ़ेगा? क्योंकि जिस तरह से हम भारत में देखते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं, जो पारंपरिक कोर्सेज हैं, उनको लेकर जो रुझान है, जो उसको लेकर जो प्रेम है, वो कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनको और ज़्यादा महत्व देने के लिए ये नई शिक्षा नीति बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। जी बिल्कुल, ये नई शिक्षा नीति जो है, इसमें एक सबसे बड़ा जो मुझे लगता है एक वाटरशेड मोमेंट है कि मेन स्ट्रीम किया गया है वोकेशनल स्किल्स को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ में। क्योंकि अगर आप देखें भारत में जो स्किल जो वर्कफोर्स है उसका बेयरली 5% जो है उसको फॉर्मल स्किल्स की और वोकेशनल ट्रेनिंग होती है। अगर आप अमेरिका में, यूएस में देखें तो ये 52% नंबर है। अगर आप जर्मनी में देखें तो ये 75% है, साउथ कोरिया में 96% है, और हमारे कंट्री में वर्कफोर्स का सिर्फ 5% प्रोफेशनली ट्रेंड होता है जिनको वोकेशनल स्किल्स। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अनस्किल्ड होते हैं, बिकॉज सीखते काम करते करते सीख जाते हैं, बट उन्हें फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई नहीं होता है। तो जो ये स्कूल लेवल से बात करी गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि आप 50% ऑफ ऑल स्कूल्स एंड डिग्री कोर्सेज, हायर एजुकेशन कोर्सेज, by the year 2025 will have
vocational, 50% students will have to go through the vocational stream. I think ये अपने आप में बहुत जरूरी कदम है, और अगर जो हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 4.4 है, वो भी कहता है कि अगर भारत को एक डेमोग्राफिक डिविडेंड अपनी अचीव करना है, ये इंश्योर करना है कि जो भारत की जनसंख्या है वो एक अभिशाप ना बन के एक वरदान बन जाए, हाउ कैन इट बिकम अ ब्लेसिंग इंस्टेड ऑफ अ कर्स, ये तभी होगा जब हम अपने लोगों को स्किल्स सिखाएंगे। तो मुझे लगता है अपने आप में उसके अलावा भी कुछ मोटी मोटी बड़ी अच्छी चीजें कही गई हैं, जैसे डिग्री अप्रेंटिसशिप की बात करी गई है, इंटर्नशिप्स की बात करी गई है, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। और इस समय ये भी एक इन्होंने 100 इंटरनेशनल टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज को कैंपसेस खोलने के लिए अलाउ कर दिया है, ये एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ डिग्रीज की जो बात है वो बहुत जरूरी है, उसको करने की जरूरत है जिस भारत में, और हर चीज को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत अलाइन करके, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो भारत में जो एक पुराना प्रॉब्लम रहा है कि स्किल्स को लोग एक स्टिग्मा की तरह से देखते हैं, वो एटीट्यूड चेंज होगा और हम काफी आगे बढ़ पाएंगे इंटर्नशिप्स करके, अप्रेंटिसशिप करके और स्किल्स को मेन स्ट्रीम करके, नॉट ओनली एट द यूनिवर्सिटी लेवल बट एट द स्कूल लेवल एज वेल। सो this to my mind is a watershed moment in under the new education policy. Right, Mr. Jayant, when we talk about the new education policy, as you said, it proposes sweeping changes, including opening up of Indian higher education to foreign universities. It also talks about overhauling the curriculum and a thrust on experiential learning and critical thinking. What, in your opinion, how in your opinion this facilitates a move towards a more hands-on kind of education that will be more useful in practical life? बहुत सी नई चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करी गई हैं, मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स, और अगर आपने डिग्री 1 साल के बाद भी छोड़ दिया तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ दिया तो एक डिप्लोमा मिलेगा, और इस तरह के इतने ऑप्शंस हैं। क्रिटिकल थिंकिंग को, जैसा आपने कहा, इंकरेज किया गया है, क्रिएटिविटी को इंकरेज किया गया है, जो सॉफ्ट स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं इनको भी काफी हद तक मेन स्ट्रीम करने की दिशा की तरफ हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब से बहुत फायदा होगा। अभी हमारे यहाँ क्या होता था कि साइंसेस अलग हैं, कॉमर्स अलग है, ह्यूमैनिटीज अलग हैं। अब इस बार जो क्या हो रहा है कि क्रिस क्रॉसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स 4 ईयर डिग्री कोर्स में अलाउड होगा। तो इससे एक बड़ा होलिस्टिक, क्योंकि रियल वर्ल्ड जो है वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ विज्ञान के लिए होता है या कला क्षेत्र के लिए होता है या सिर्फ वाणिज्य के लिए होता है। ये सब इंटरप्ले, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग एजुकेशन का बहुत जरूरी होता है एक होलिस्टिक पर्सन के डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह के लोग हमें भारत की अर्थव्यवस्था को अगर $5 ट्रिलियन तक पहुंचना है इन फोर्सेबल फ्यूचर, तो मुझे लगता है हर तरह के लोग जो बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे और मोर होलिस्टिक होंगे और जिनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स बेटर होंगे, जिनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इंटर्नशिप या व्हाट डू कॉल इट अप्रेंटिसशिप के तहत, जो लोग जाके शॉप फ्लोर में अपने सॉइल करेंगे हैंड्स और आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत वाटरशेड मोमेंट जैसा मैंने कहा ऐसा होने का चांस है। लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, बिकॉज हमारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में ज्यादातर में अभी वो इंडस्ट्री से एंगेज करके अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और इस तरह की चीजों की सुविधा अभी है नहीं। तो उसको किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। लेकिन ये डेफिनेटली दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, और इससे भारत आगे बढ़ेगा और इसकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी ये एक दिशा साबित होगी। लेकिन हमें, और जिस तरह से हमने अपने दरवाजे खोल दिए हैं, ये कोई बड़ा एक्सक्लूजन की बात नहीं है, ये इंक्लूजन की बात है कि हमें जो let the winds blow from other more developed countries in terms of best in class education, let that come to India. I think ये acceptance itself एक बहुत बड़ा कदम है भारत के लिए। जी, हमारे साथ इस वक्त अनिल जी भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, जिस तरह से बात की जा रही है कि अब तक जो स्ट्रीम्स होती थी वो अब स्ट्रीम नहीं होंगी क्योंकि मल्टी स्ट्रीम में पढ़ाई होगी, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, यानी कि स्ट्रीम चुनने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर फिजिक्स वाला हिस्ट्री पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। आपको लगता है जो ये जो स्वतंत्रता दी गई है, जो आपके सब्जेक्ट्स चुनने की स्वायत्ता दी गई है, वो कितनी महत्वपूर्ण साबित होगी? यहाँ पर हम कह सकते हैं शायद किसी बच्चे में अगर सॉफ्ट स्किल के डेवलपमेंट की बात हो या जो बाकी विकल्प भी होंगे,
शायद उनमें आगे बढ़ने की भी उनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा? हाँ जी, सिंगल डिसिप्लिन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से जब हम मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो नेचुरली हर छात्र को उसका इंटरेस्ट का जो विषय है वो उसी कॉलेज में सीखने के लिए मिलेगा। और सभी जगह में शायद सभी एक्सपर्ट फैकल्टी नहीं भी हो तो हमारे जो स्वयं मूक्स प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से अपने कॉलेज में सही वो फैकल्टी नहीं है लेकिन उस फैकल्टी का अच्छा से अच्छा जो व्यक्ति है देश भर में कहीं भी हो, किसी भी आईआईटी में हो, किसी भी बड़े अच्छे यूनिवर्सिटी में हो, उसका कोर्स लेने की प्रावधान जो है वो आज हमने 20% यूजीसी और एआईसीटी ने कर दी है और उसको बढ़ाकर और भी ज्यादा बढ़ाते हुए 40% करने की भी बात कर रहे हैं। अभी सुरभि ने भी बताया पहले कि जो नए स्किल्स है, इमर्जिंग स्किल्स जैसे एआई, आईओटी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, आई थिंक दीज आर ऑल वंस विच विल क्रिएट फ्यूचर जॉब्स। और उसके लिए हमारे एआईसीटी ने ये कदम पहले से ही उठाया है। मैं बहुत खुशी कभी कभी होती है कि 3 साल से हम जो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं वो सब इस नए नीति में आ गया है। तो हमने एक नीट पोर्टल खोला है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजीज, जो स्टार्टअप्स इंडिया में है या छोटी मोटी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स डेवलप किए थे, उनको ऑनबोर्ड करते हुए एमएचआरडी और एआईसीटी ने इस पोर्टल में करीब करीब 25 कंपनियां और उनके 50 एक प्रोडक्ट्स को दिया था। और इसमें हर 4 छात्रों ने उसको खरीदने के बाद एक छात्र को फ्री, यानी जो डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनके लिए हम फ्री सीट भी लेते हैं उनसे। और कोविड में जब ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि अभी इस समय पे लोगों को पैसा देना भी मुश्किल है, आप इसको ओपन कर दीजिए, और उन्होंने अपने दरवाजे खोल दिए। और मुझे इसलिए खुशी है कि करीब करीब 4.5 लाख छात्रों ने इस 3.5 महीने के दौरान फ्री में ये सब कोर्सेज का लाभ उठाया। इसमें से करीब करीब मेरे ख्याल से 80 करोड़ रुपए का जो इनडायरेक्टली खर्चा होता था वो उन्होंने झेल लिया है। इसका मतलब सीएसआर एक्टिविटी का ये बहुत बड़ा पहल इनडायरेक्टली है। और इसको देखते हुए जो नीट पोर्टल में नहीं थे ऐसे भी कई कंपनियां हमारे साथ आई, करीब 39 कंपनियां, एंड दिस 49 कंपनीज व्हाटएवर प्रोडक्ट्स दे गिव ड्यूरिंग दिस 3.5 months is equivalent to 250 crore rupees. Can you imagine? We have been able to provide such kind of skill development education which is at high end, which will create not only employability and jobs but also they will convert themselves, probably most of them, into entrepreneurs and create jobs. I think entrepreneurship के लिए भी काफी महत्व इस एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है और ये सब काफी लोग इसमें से entrepreneur भी बन जाए। और आपने Anil ji, you've talked about entrepreneurship. You've also talked about skill development. The policy focuses on overhauling the curriculum. It talks about easier board exams, reduction in the syllabus to retain core essentials. How important were these steps, you would say, to make a youth population skilled, to focus them in the right direction towards an Atmanirbhar Bharat? I think very important thing which also Surbhi had mentioned is about examination. Also Jay also mentioned is about examination reforms. Yes. And this we had introduced 3 years back. We said questions which are based on rote learning or memory cannot be more than 30% in any question paper. Remaining 70% questions have to be on higher levels of learning, which in terms of Bloom's taxonomy we call about understanding of the subject. That means fundamentals. Have you understood the concepts? Moving forward, the analytical ability, critical thinking, whether it is synthesis of information and data, whether it is in terms of creativity and creating a new product and process, which should all happen in the educational institution. I think this was all completely missing from our KG to PG education, and so we have introduced rapid reforms in this, and several workshops for faculty members have been already done. Now, when a student gets an opportunity to start experiential learning in terms of internships, which we are talking about, and most of the syllabus has to be reduced, because what we are trying to do is we are trying to force upon student everything that we know. I think what is more important is give him basics and fundamentals,
and let him blossom on his own or on her own. And I think that is the philosophy. And Ji. so AICT in its model curriculum reduced the number of credits for bachelor's degree in engineering from 200 to 220 credits down to 160 credits. जी Immediately there were a lot of reactions in the community. They said, what is this? Already the standard of education is poor, you are making it further poor. We said, no. The students learn outside the classroom more than inside the classroom. बिल्कुल You give them opportunity to do project. You allow them to go to industry and look at it. You allow them to work in teams and then come out with some solution. I think that is what we do in life. And basically what is required in life has to be started off in the educational institution. And I'm very happy that what we started 3 years ago has come in the form of a bulleted bullet points in the new education policy. And all of that will now be introduced in other institutions also, not only technical but non-technical institutions also. बिल्कुल सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, असल ज़िंदगी में किस तरह से उस ज्ञान को हम अपनाते हैं, उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सुरभि भी जुड़ी हुई है, फाउंडर एंड CEO careerguide.com। सुरभि, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपके पास बच्चों के सवाल आते हैं, किस आधार पर वो जब उनको अपनी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला करना है तो उनके दिमाग में किस तरह से उधेल-बुन चल रही होती है, और जो ये नई शिक्षा नीति आई है जिसमें कई तरह के नए बदलाव आए हैं और एक बहुत ही बेहतरीन तस्वीर का खाका ये खींचती हुई नजर आती है, उसमें किस तरह से जो बच्चे हैं इस वक्त अगर अपने सवाल लेकर आ रहे हैं तो कैसे अपने आप को फिट बनाने की क्या और ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा या किस तरह से और ज़्यादा वो प्रोत्साहित होंगे इस नई शिक्षा नीति के तहत? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज जब एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई थी तो एज करियर काउंसलर, एज फाउंडर ऑफ करियर गाइड, आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, बिकॉज एग्जैक्टली जो पेन पॉइंट स्टूडेंट्स के होते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, हमारे पास हमें सुनने को आती है स्टोरी की स्टीव जॉब्स ने कॉलेज में कैलीग्राफी लिया, दैट्स व्हाई वी हैड दीस ब्यूटीफुल फॉन्ट्स। मार्क जकरबर्ग ने साइकोलॉजी के साथ मेजर करके कंप्यूटर साइंस लिया। एंड हम बच्चों को एग्जाम्पल देते, बट देन वी हैव टू से कि इंडियन एजुकेशन डज नॉट अलाउ दैट। Now we can see that Indian education allows you to pick what you want, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसको पिक करो, that's very important। तो ये एंड सेकेंड थिंग इज ये जो एग्जिट पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं कि इवन आफ्टर 1 year you exit, after 2 year you exit, you still come out with a certificate, you still come out with diploma, that's so good, क्योंकि बहुत हाई परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कॉलेज में जाने के बाद, किसी ऐसे करिकुलम में जाने के बाद, वो उनकी पर्सनल इश्यूज हो सकती है, कोई भी इश्यूज हो सकता है जिसकी वजह से वो आगे या तो धक्के से प्रोसीड कर रहे होते हैं या तो वो गिव अप करते हैं। So something like this will really add so much of value. In fact, education policy also talked about no rote learning, no coaching centers. We have noticed that students, by the time they start coming to higher senior secondary, they start leaving their hobbies, they start leaving their passions. Parents also encourage them to do that. Schools also encourage them to do it because they have to write board exam. Now they don't have to do it. So I have students whose national level golf player has been representing country, but because of the board exam left it for a year, right? But something like this will let students keep pursuing what they want to do. So this is a very exciting time. In fact, if you will see that multidisciplinary approach, 4-year programs, 5-year integrated programs, no MPhil, after 4 years of रिसर्च डिग्री आप PhD कर सकते हैं, दैट वुड मीन हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को PhD में भेजेंगे। विथ मास्टर्स यू कैन गो हेड डू इट। ऑल ऑफ दिस इज ब्यूटिफुल टाइम एक्चुअली for student, and in fact education policy also talks about easier admission process, a common framework for admission into colleges. That is also a beautiful step for students. नहीं तो वो कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में इतनी ज्यादा उलझ जाते हैं, इस कोचिंग सेंटर में भाग रहे हैं, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी कर रहे हैं, ये एप्लीकेशन को, इट्स अगेन वेरी डीमोटिवेटिंग। तो स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस, and as career guide and as career counselor we are super excited because this is giving emphasis on the life skills also. In fact, I was so happy reading national education policy because multiple times it has been reiterated that how individuals should become a good citizen and should just not think about a job, or should not think about a rote learning. There's a lot of focus on local learning, local variation. It's a lot of emphasis on science, humanities, and social subjects being blended together.
And the best part is it starts talking about coding also right from school days, 6th standard. That means एक एज अ पॉलिसी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी स्किल्स हर एक फील्ड में चाहिए. एक ये स्किल्स तो आप बिल्कुल ऐड करो अपने रिज्यूमे में. ये स्किल्स हैज बिकम अ लाइफ स्किल काइंड ऑफ अ थिंग. सो फॉर स्टूडेंट्स दिस इज अ गुड टाइम डिस्पाइट कोविड मेकिंग इट टफ फॉर देम, बट एजुकेशन पॉलिसी is making it lot easier for them, because board exam is also talked about objective papers as well as descriptive papers. That itself will also act like a game changer, right? Right, so we are talking about the new education policy. We have with us two guests. Coming to you, Mr. Anil, very briefly, as we are running out of time, in a summary of your thoughts of the key takeaways of the policy that promote vocational education in particular, and why it is the need of the hour. Mr. Anil. Well, we are talking about the new education policy with our guests who are joining us on Skype and Zoom. Coming to you, Mr. Anil, even as time seems to be running out, very quickly, would you give us a summary of your view of the major takeaways of the national education policy announced, how it meets the requirements of the present day, how it is the need of the hour, the various measures that it is introducing? The kind of flexibility that has been brought in through this new education policy is phenomenal, whether it is in terms of integration of vocational, professional education on one side, liberal arts being part of the multidisciplinary universities, whether it is music, dance, drama, art, craft, design, textiles. I think any one of these fields which are otherwise called as skill-based training institutions, they are also brought into the mainstream. And therefore, a student of, say, a science, physics, can take a course on music. A student of mechanical engineering can take a course on painting. I think this is what is going to be a game changer. Because, as I said in the beginning, that many times students come into a particular discipline because of either parental pressure, peer pressure, but they have their own passion actually to do something. When they find that along with what is being thrust upon them by their parents or relatives, they have another option open where they can also exhibit their actual talent. I think that is itself a great empowerment of that student, and he will start performing better in both of them. And that is very, very interesting. And then the banking of credits, the first time, probably nowhere in the world has been talked about that. A person can get into one X university, can accumulate some Y number of credits, then go to P university, accumulate another Q credits, and this Q and Y together he can ask for a degree from out of that, depending on what is the minimum requirement of a degree from a particular university. So I think this kind of exchange from one institute to the other, collaborative movement, research in terms of one institution talking to the other, the silos being broken, I think these are all phenomenal changes which will bring in results which will be there to see in another 5 years' time. And in terms of innovation, I think this word innovation is also referred in this particular document at least several times. And I have not counted, but at least 40 to 50 times, if not less. And this innovation is very, very significant. We have this MHRD innovation cell under which we started doing what is known as Smart India Hackathon in the last 4 years, and we found phenomenal results out of that. Every student who participated either got 3-4 jobs or he became an entrepreneur by himself. I think this is what is the new policy which is enunciated. Surabhi talked about the life skills and values and all. I think everyone wants that any graduate must be a good citizen, and therefore he must inculcate that value system while he is in the college. Only then he can perform in the organizations where he goes and works. बिल्कुल तो नई इनोवेशन, बिल्कुल तो इनोवेशन की ज़रूरत है, नई रिसर्च की ज़रूरत है और अच्छे अंक लाना है. अगर इसी उद्देश्य से अगर स्कूल या शिक्षक पढ़ाएंगे या बच्चे पढ़ेंगे तो शायद किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर कुछ नया सीखने के लिए या अपना कुछ एक नई लाइफ स्किल सीखने का सपना शायद दूर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इस नई शिक्षा नीति में जिस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा शिक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कवायद की जा रही है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए.
Many, many thanks to our guests for joining us on the show. We've come to the end of this edition of Atmanirbhar Bharat. Thanks so much to all our viewers too for tuning in. And that's all in this edition. Namaskar. नमस्कार.